औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। Dear friends, ladies and gentlemen, I am very happy to be among you. It's my privilege that I am talking to you regarding how we can change our condition, our situation. How we can change our situation, हमारी सूरत हाल हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। आज हम कहाँ खड़े हुए हैं दुनिया में, कितनी बड़ी मिल्लत है हमारी। मुझे गुजरात आने का कई बार मौका मिला है। 1984 और 85 के जो फसादात हुए थे, राइट्स हुए थे, जो रमज़ान के ज़माने में हुए थे, उस ज़माने में अहमदाबाद और बड़ौदा आने का मौका हुआ। मोडासा भी गया हूँ। उस वक्त मैं एक ब्रिटिश मैगज़ीन के लिए काम करता था। मई 15, 1984 का दिन मुझे याद है। सख्त तरीन गर्मी। आपके यहाँ रोज़ा जो है वो 4:30 बजे बंद हो जाता है, सहरी होती है, और 7:45 बजे तक शायद इफ्तार होता था। सख्त तरीन गर्मी, फसादात बेहिसाब हो रहे थे और मैं फसादात कवर कर रहा था। प्रोफेसर मुंशी साहब को जानते होंगे आप लोग, गुजरात यूनिवर्सिटी में शायद फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे। एक जगह फसादियों ने हमको घेर भी लिया था, लेकिन इत्तेफाक क्यों हुआ कि एक फसादी उसमें ऐसा था जिसने उनसे, जो उनका तालिब इल्म था, उसने कहा कि छोड़ दो, ये आदमी मेरा है, और इस तरीके से हमारी जान बची थी। जनवरी 26, 2001 भुज में ज़लज़ला आया था। इत्तेफाक से मैं उस दिन मौजूद था वहाँ पर। उस वक्त मैं BBC के लिए काम करता था और मैंने आई विटनेस रिपोर्ट दी थी BBC के लिए, और यहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद के एडिशन में भी एक पीस लिखा था। मोडासा भी गया हूँ, बड़ौदा भी गया हूँ। काफ़ी कुछ दुनिया में देखने का मौका मिला। पिछले 45 इयर्स से मैं जर्नलिस्ट हूँ और बिल्कुल जूनियर पोजीशन, यानी स्टाफ रिपोर्टर जो क्राइम कवर करता है उससे लेकर बड़ी पोजीशन तक। आज हम एक अखबार निकालते हैं, इंग्लिश का डेली अखबार निकालते हैं बेंगलोर से। साउथ इंडिया में पोजीशन काफ़ी कुछ डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया में हालात बहुत ख़राब हैं और भी कई ममालिक देखने का इत्तेफाक हुआ। तो पिछले 1.5 महीने पहले ज़ुबैर साहब से कोचीन में मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई वहाँ पर कि ज़ुबैर साहब ने उसे शायद पसंद किया और कहा कि आप कुछ डिफरेंट ख्यालात रखते हैं, Why don't you come over and discuss with our people? तो लिहाजा मैंने ये PPT बनाया है। ये अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ और हिंदी से भी वाकिफ़ हूँ, गच्चे मेरे ख़्याल में यहाँ ज़्यादा गुजराती ज़बान बोली जाती है। वैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि गुजरात के मुसलमान यहाँ के गैर मुस्लिमों से काफ़ी पसमानदा है। काफ़ी फ़र्क है दोनों में। अमेरिका में जहाँ जहाँ गया मैंने हर जगह पटेल्स को देखा। पटेल स्टोर्स बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन गुजराती मुसलमान बहुत कम नज़र आए। तो ये PPT हम इसे कैसे ये करेंगे, आगे बढ़ाना है। पॉइंटर है? जी।
अच्छा, इसे आगे बढ़ाना है, ये आगे बढ़ेगा। जी जी जी, हाँ सही है, जी जी सही है। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में जो मुसलमानों का मुताला किया मैंने, कि इस कौम पर किस किस्म की गुनूदगी छाई हुई है दुनिया की दीगर कौमों के मुकाबले में, हम कहाँ खड़े हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैंने एक वाक़या बयान किया है सर गंगा राम का। सर गंगा राम 1851-1927 was a great philanthropist, बहुत मुखय्यर आदमी थे। He was living in Lahore. He was an engineer who took a BTech degree from Hutchinson College, Roorkee, which is now IIT Roorkee. अब इतनी इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं ना। In 1877 he took the degree. All the canals, dams in Punjab, mainly those areas that are gone to Pakistan today, were constructed by him as the contractor. Buildings of Mall Road in Lahore were also constructed by him. अगर आप लाहौर जाएंगे तो वहाँ का म्यूज़ियम, पंजाब हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी, लेजिस्लेचर वगैरह देख, बड़ी शानदार खूबसूरत बिल्डिंग है। माल रोड वहाँ का आइकॉनिक रोड है। ये तमाम जो है सर गंगा राम ने बनाए हैं। ही ब्रॉड ग्रीनरी टू इंटायर पंजाब। कैनाल्स की वजह से पंजाब की जो ज़रख़ीज़ियत है उसको उन्होंने उभारा। He brought greenery to entire Punjab. He constructed the Sir Ganga Ram Hospital in Lahore out of the money he earned. The hospital retains the name even today. लाहौर जाएंगे तो आप सर गंगा राम हॉस्पिटल देखेंगे। दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल है उनके नाम से। Later a hospital of the same name was set up in Delhi by his son-in-law Dharamveer, who was governor of many states in independent India. In order to honor him, the governor of Punjab in pre-1947 India had erected his statue on a busy square of Lahore. लाहौर में एक बड़े स्क्वायर पर उनकी मुजस्समा या प्रतिमा लगी हुई थी। During the riots following partition, a large group of Muslim rioters gathered around the statue, started beating it with chappals. One of them even put a garland of chappals around the neck. Someone put a rope around the neck of the statue and started pulling it. The police came and started firing. A man who had climbed up the pedestal was hit by a bullet and fell on the ground. Someone in the crowd shouted, "Take him to the Sir Ganga Ram Hospital." आप इस आयरनी को, इस सितम ज़रीफ़ी को फील कर सकते हैं। The irony is stark. Urdu short story writer Saadat Hasan Manto, known for his dark humor, has written a short story titled Garland. I hope all of you understand the essence of this story. Kindly keep this anecdote fresh in your memory. आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें। Another anecdote, और एक वाक़या बता रहा हूँ मैं आपको। Arab-Israel conflict has a history of over 100 years. Arabs have been evicted from Palestine and they want to reclaim it. Israel is refusing. Yasser Arafat waged a struggle for the cause for nearly 40 years. Yasser Arafat को तो आप सब लोग जानते हैं। Since the US was opposed to it, Israel had its way. In 1991, Arafat had to leave his base, Jordan, and take asylum in Tunisia. He and a few colleagues were flying from Amman to Tunis in a helicopter. It crash-landed in the vast Sahara Desert in Algeria. Arab countries had no clue about the helicopter as they did not have the technology to trace it. समझ में आ रहा है? The US machinery came into operation. Their satellites found the precise location of the crash-landed copter. They alerted the Algerian government about the spot. Algerian army would have taken at least 2 days to locate it by surveilling aircraft. Guided by the US satellite, they reached the precise spot. Luckily, Yasser Arafat and his colleagues had survived the mishap. They were airlifted and taken to Algiers. Next year, the US and its allies were successful in making Yasser Arafat agree to signing the Oslo Peace Accord,
between Israel and the PLO in 1993. Please think over it and draw your own lessons. इसे भी अपने जहन में महफूज रखिए. Japan and Germany. After the World War II, Japan, Germany and Italy were Axis powers during the World War II. They fought against Soviet Union, today's Russia, Poland, UK, France, who were called Allied forces. दो ग्रुप में लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसमें एक तरफ जापान, जर्मनी, इटाली थे, दूसरी तरफ यूएस, फ्रांस, यूके वगैरह थे. यूएस ज़रा बाद में ज्वाइन किया था उसे, पोलैंड वगैरह थे. जर्मन फोर्सेस ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम, broke up Czechoslovakia, split up France into two, threatened the Scandinavian nations and bombarded England. Nearly 6 million Jews were killed mercilessly. Japan occupied Indochina, entire Indochina region. जापान ने काफ़ी मजालिम किए हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा वगैरह में बहुत मजालिम किए हैं. आज की जापानीज़ कौम को देखें तो अंदाज़ा नहीं होता कि जापान इतना बड़ा जालिम मुल्क था. हिटलर ने काफ़ी मजालिम किए, तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत की घाट उतारा. Japan came up to Nagaland. It killed thousands of people and devastated vast parts of China. Nearly 6 crore people were killed in the World War II. But at last the Allied forces won. आखिर में जीत किसकी हुई? इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स की हुई. They forced Japan and Germany to surrender, split Germany into East and West. Dictator Hitler committed suicide. East Germany was put under control of Soviet Russia and the West Germany under Europe and the US respectively. Both countries were barred from developing their defense forces beyond a certain limit. Their security was taken care by the US and the Russians. US bases were set up in Germany as well as Japan. The two nations lived under humiliating conditions. Up to 1991 दो जर्मनी हुआ करते थे. शायद हमारे असलम परवेज साहब जानते होंगे, और भी बहुत सारे लोग जहाँ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी होते थे. ईस्ट जर्मनी रशिया के अंडर में था, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के अंडर में था. Japan was devastated by dropping of 2 atomic bombs in 1945 on Hiroshima and Nagasaki. All 3 nations were pounded to dust. जर्मनी, जापान और इटाली मुकम्मल तबाह हो गए थे. But they accepted the humiliating conditions of peace treaty, gathered their residual strength, worked silently on the reconstruction. उन्होंने दोबारा तामीर नौ करी अपनी. Today Japan and Germany are third and fourth biggest economy. दुनिया में कौन सी बड़ी इकोनॉमी है आज? सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की है, सेकंड चाइना की है, थर्ड और फोर्थ जो है जर्मनी और जापान है ना, जापान और जर्मनी है. Today, Japan and Germany are the third and fourth biggest economies in terms of GDP with $5 trillion and $3.6 trillion respectively. US and China are first and second. Both of them, Japan and Germany, are major industrial powers. Japan heads the list of nations in production of electronic items, artificial intelligence, robotics, computing, cameras, animation, etc. Till 1960, Japanese products were poor. By 1980s, its cars were the best. The US was unable to match Japanese products and balance of payment was hugely in favor of Japan. It launched zero defect movement and by 1980 its products excelled and left behind Europe. Germany produces the best machines of all kinds, be it printing, textile, automotive, aircraft, earth moving, and you name it. It absorbed 1 million Syrian refugees. सीरिया में जो ये आया तो 1 मिलियन रिफ्यूजीज़ को जर्मनी ने एक्सेप्ट किया. कोई अरब मुल्क तैयार नहीं था. 3 मिलियन टर्क्स ऑल्सो वर्क इन जर्मनी. अगर आप फ्रैंकफर्ट जाएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ टर्क्स से भरा हुआ होगा पूरा, वहाँ से टर्क्स इतनी फ़्लाइट्स लेते हैं. 3 million Turks also work in Germany. It is the major economy of Europe. No Arab nation, despite being vastly rich, was accepting the Syrians. ये 3 वाक़यात मैंने आपसे बताए. पहला गंगाराम का था, और दूसरा क्या था, यासिर अराफात का था, और तीसरा जर्मनी और जापान का. What are the lessons we can draw? हम इससे क्या सबक लेते हैं? There were 2 anecdotes and a slide on Germany and Japan. What do you conclude? How does it relate to us? Here are a few conclusions. Anecdotes about Sir Gangaram. Gangaram से हमने क्या सबक लिया? How irrational was the partition
पार्टीशन कितना बेअक्ली का काम था। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, यू माइट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ मी, एंड आई ऑलवेज बीन वेरी सेल्फ क्रिटिकल अबाउट मुस्लिम्स, सेल्फ स्क्रूटिनी का सपोर्टर हूँ मैं। हाउ इरेशनल वॉज द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? Should a region where Muslims and Hindus had lived together for 1000 years be divided on the basis of religion? How irrational was the decision to draw a dividing line on a land where Qutub Minar, Taj Mahal, Charminar, Aligarh Muslim University, Darul Uloom Deoband, Nadwatul Ulama, Lal Qila were to remain in India, while Takshila, Mohenjo-daro and Hadappa, which are ancient Hindu civilization के या Dravidian civilizations के प्रतीक हैं या नुमाइंदे हैं, दे वर टू गो टू पाकिस्तान। ये हमने हिंदुस्तान की तस्वीर बनाई है। इज इट वाइज टू डिवाइड ए लैंड वेयर योर एंसेस्टर्स लिव्ड, वेयर योर हेरिटेज इज एम्बेडेड इन एवरी पीस ऑफ लैंड, वेयर योर लैंग्वेज वॉज पार्ट ऑफ लिंगुआ फ्रांका एंड स्टिल इज पॉपुलर थ्रू द बॉलीवुड? Was it not wise of Nehru and Gandhi and Patel to have adopted secularism as the dominant credo of the constitution and the polity? नेहरू के अल्फाज हैं कि जिस मुल्क में लाल किला हो और कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, वो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? When you are driven by the sentiments, you lose wisdom. जब आप पर जज्बात तारी होते हैं, हावी होते हैं, तो उस वक्त आप अपनी अक्ल और हिकमत को भूल जाते हैं। When you are driven by sentiments, you lose wisdom. इंसान और कौमें जोश में होश खो देते हैं। Sir Gangaram was a benefactor of Punjab. The treatment meted out to his statue during the partition was atrocious, unjust and irrational. His legacy cannot be defined in terms of religion, just as legacy of Tipu Sultan in India should not be communalized. This is the conclusion I draw. Anecdote of Yasir Arafat. Knowledge and technology give you an upper hand. अरबों के पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं थी यासिर अरफात को बचाने के लिए। यूएस के पास टेक्नोलॉजी थी, उसने मदद करी और यासिर अरफात की जान बचाई। These are the soft power which lend you advantage. दुनिया में दो किस्म के पावर होते हैं, एक सॉफ्ट पावर होता है, एक हार्ड पावर होता है। हार्ड पावर मिलिट्री, डिप्लोमेसी, जंग वगैरह वगैरह से मुताल्लिक़। सॉफ्ट पावर होता है तालीम, सेहत। आपके बच्चे आज कहाँ जाते हैं दुनिया में? अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। आप किसकी फ़िल्में देखते हैं? हॉलीवुड और एमजीएम की फ़िल्में देखते हैं, है या नहीं? केएफसी में खाना खाकर फ़ख्र महसूस करते हैं, मैकडोनल्ड के बर्गर्स पसंद करते हैं, अमेरिका की किताबें पढ़ाई जाती हैं आपको। ये अमेरिका का सॉफ्ट पावर है जो सारी दुनिया को महू करता है उसकी तरफ। ये सॉफ्ट पावर रशिया के पास नहीं है। कितने लोगों को देखा आपने रशिया को अपने बच्चों को भेजते हुए? रशिया की फ़िल्में कितने लोग यहाँ देखते हैं? रशियन म्यूज़िक कौन सुनता है? तो these are the soft power which lend you advantage. Despite being opposed to Arafat and his cause, the US did not hesitate in helping him overcome the personal adversity. It leveraged the help in getting him agree to Oslo Accord. Next year, 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ और उसने यासिर अरफात को राज़ी कर लिया कि वो उसके टर्म्स पर अकॉर्ड साइन कर दे, है ना? The US did not allow Arafat to die. It helped him survive and used the opportunity to win him over diplomatically. Lessons from Germany and Japan's defeat and subsequent rise. जर्मनी और जापान की डिफीट से हम क्या और फिर उनके उभार से, उनके उठान से हम क्या सबक लेते हैं? Both nations were arrogant and paid for it by their defeat. माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा टर्न कर लूँ इसे। Both nations were arrogant, दोनों बड़े मगरूर नेशंस थे, and paid for it by their defeat. उनको शिकस्त हुई, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तबाही हुई मुकम्मल, सरेंडर, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, एंड सब्जुगेशन फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स। जापान और जर्मनी ग़ुलाम रहे 1991 तक।
but they accepted their folly, defeat, surrendered, and promised to go by the advice of the victors and the international law. They diverted their attention to other sectors such as knowledge, technology, discipline, compliance, economic reconstruction, and cooperation with other nations. They became industrial and economic powerhouses, increased their productivity, took lead in several sectors of science and technology, research and development, and became model states. आज आप जानते होंगे जर्मनी और जापान की क्या सिचुएशन है। हिंदुस्तान के कितने ब्रांड दुनिया में बिकते हैं? जर्मनी के कितने ब्रांड हैं? जापान के कितने ब्रांड हैं जो आप जिसका नाम ले सकते हैं? फ्यूजी है, कोडक है, नेशनल पैनासोनिक है, ह्यूंडई है, होंडा होगा, समझ रहे हैं, कावासाकी होगा, इसुजू होगा, सुजुकी होगी, यू नेम इट एंड परहैप्स यू कैन अटर ए लाइन ऑफ ब्रांड्स, है ना। इसी तरीके से जर्मनी के भी हैं। सिर्फ 45 ईयर्स में नेशंस खड़े हो गए। कैसे? They became industrial and economic powerhouses, increased their productivity, took lead in several sectors of science and technology, research and development, and became model states. Now cast a glance over the Muslim situation. अब मुसलमानों की सूरत हाल पर आप गौर कीजिए। Educationally backward, economically depressed, politically underrepresented, socially disorganized, largely leaderless, too sentimental to adopt any rational analysis of their plight, situation and measures to go ahead, and majorly guided by the people who have theological degrees but do not have any worldly knowledge, nor have any skill, and who are generally dependent on charities. There are bright spots here and there, but few and far between. They are almost as much literate as the majority community, but degree holders are only half as many as among the majority. आज मुसलमानों की क्या कंडीशन है? माशी तौर पर पस्थाल हैं, तालीमी तौर पर बहुत बैकवर्ड हैं, पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, यानी हमारे जो नंबर होना चाहिए पार्लियामेंट में, और आपके यहाँ तो तकरीबन एक ही आदमी असेंबली का मेंबर बना है अभी रिसेंटली, है ना, और 180 आदमियों की असेंबली होती है। हमारे यहाँ भी 224 में सिर्फ 7 मुसलमान या 8 मुसलमान हैं बेंगलोर में, है ना। और सोशली हमारा समाजी शिराजा मुंतशिर है, लार्जली लीडरलेस, लीडर्स बहुत कम है हमारे यहाँ। जो लीडर्स आते हैं वो मदरसों से आते हैं, ज़्यादातर यूपी के मदरसों से आते हैं जो सबसे बैकवर्ड हैं इंडिया में। यूपी के मुसलमान सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर में हैं, और सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वो ऐन गैन फ़ीन और शीन और फ़े ख़ाफ़ यहाँ से बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी। उनके पास सिर्फ थियोलॉजिकल डिग्रीज़ होती है, नज़र और विज़न जिसे कहते हैं वो नहीं होती, समझ रहे हैं। कौम को किस रास्ते पे ले जाना नहीं मालूम है, और जनरली डिपेंड ऑन चैरिटी, सदका फितरा, ज़कात और चरम क़ुरबानी से उनकी लीडरशिप चलती है, उसी में वो डीलक्स उमरा भी करते हैं। देयर आर ब्राइट स्पॉट्स हियर एंड देयर बट फ्यू एंड फार बिटवीन। दे आर ऑलमोस्ट एज मच लिटरेट। मुसलमान तकरीबन उतने ही लिटरेट हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन डिग्री होल्डर्स हमारे यहाँ हिंदुओं में 6% हैं, मुसलमानों में 2.6% है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम है, साउथ इंडिया में 3.5% हैं। टेक ए लुक एट द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। अब दुनिया में मुसलमानों की सूरत हाल देख लीजिए। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 1700 मिलियन, 170 करोड़ मुसलमान हैं सारी दुनिया में। कितने हैं? 170 करोड़ मुसलमान हैं। दे आर इन मेजॉरिटी इन 57 कंट्रीज़, 57 कंट्रियों में अक्सरियत है, यानी उनकी हुकूमत है, which can be called Islamic or Muslim countries. In terms of religion, Islam is followed by the second largest majority. About 1/3 of Muslims live as minorities in India, China, Russia, United Kingdom, United States, France, entire Europe, entire Middle East is Muslim. There are nearly 55 crore Muslims in South Asia. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 55 करोड़ मुसलमान हैं। Entire Central Asia is Muslim. Malaysia and Indonesia are dominant nations in Southeast Asia. Muslims are very happy when they are told that Islam is the fastest growing religion. It does not have any meaning other than that they are expanding demographically. आज अगर कोई आपसे कहे कि इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, वरना उनकी ताकत नहीं बढ़ रही है।
क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी ज़ीरो है। बट लुक एट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन, अब हमने क्या दिया दुनिया को, इस पर देखिए। हैव वी कॉन्ट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू द करंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 400 ईयर्स? 400 सालों में हमने दुनिया को क्या दिया? Who discovered, invented or developed steam power, locomotive, steamships, airplanes, automobiles, cement, camera, electricity, light bulb, sound systems, printing press, computer, copying machines, teleprinter, telephone, cell phone, sewing machines, penicillin, antibiotics, pain removers, fertilizers, tractors, X-ray, tabletop printers, nuclear power, space satellite, renewable energy, laser, radio, TV, social media, newspaper, internet, and endless other modern gadgets which we are proud to possess. मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता अगर ये यहाँ नहीं मौजूद होता, और इसमें हमारा कोई contribution नहीं है. You will confess they all came from Europe, America, and Far East, Japan, South Korea, Taiwan, and more recently from China. समझ में आ रहा है? क्या उर्दू में बताने की ज़रूरत नहीं होगी? Did we contribute anything among the following? In the last 400 years, the people of the world got organized in terms of nation states, wrote constitutions, conceived and developed legislatures, laid down human rights, gender rights and equality, transgender rights, freedom of expression, democracy, right of prisoners, religious freedom, compiled encyclopedias, election and election commissions, immigration laws, passport and visa system, traffic rules, banking, insurance, currency system, and exchange rules, stock exchange, equities, GDP, foreign trade, human development index, sustainable development goals, living index, ease of doing business index, town planning, etc. Did any of these has any contribution by Muslims? हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों में? थोड़ा बहुत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर वगैरह में कहीं कहीं लिखा है हमने कुछ चीज़ें, जैसे जेंडर राइट्स वगैरह इस्लाम में मौजूद थी, डेमोक्रेसी का भी खिलाफत के तौर पर तस्वुर दी, लेकिन ज़्यादातर इनको जो आज की रूपरेखा है, कदो खाल है, ये यूरोप, अमेरिका और जापान में इनकी रूपरेखा बनी है. हाउ वेस्ट एम्पावर्ड इटसेल्फ विथ नॉलेज. अब मैं आ रहा हूँ वो चीज़ जिसकी तरफ हमको तवज्जो देना है. The West caught hold of knowledge, expanded it, made it accessible to every single one of their people, invested in it, encouraged creation of new knowledge, turned it into products which could be exchanged with money, colonized the entire Asia and Africa. There were 3 waves of knowledge revolution. दुनिया में जो नॉलेज आई है इसके 3 मुख्तलिफ, जिसकी वजह से आज हम दुनिया को इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रूप में देखते हैं, उसकी तीन वेव्स थी. जेम्स वॉट डेवलप्ड द स्टीम इंजन इन 1776 इन इंग्लैंड. जॉर्ज स्टीफेंसन टर्न्ड इट इनटू लोकोमोटिव, इंजन्स बनाए उसने, और ट्रेन. फर्दर ऑन स्टीम लेड टू स्टीम शिप्स, स्टीम पावर्ड कैनन्स विच लेड द वेस्टर्न वर्ल्ड टू कैप्चर न्यू टेरिटोरीज, एक्सट्रैक्ट देयर वेल्थ फॉर ओन यूज़ एंड फर्दर एक्सपेंशन. सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में आया था स्टीम इंजन की वजह से. सेकेंड रिवॉल्यूशन केम विथ व्हेन थॉमस एल्वा एडिसन डेवलप्ड इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन, लेटर डेवलप्ड इनटू bulb in 1877, and phonograph, later developed into telephone. Now people began reading, doing business in nights. Cities began to keep awake till late in the night. Third revolution came with the invention of computing and computer by Charles Babbage and William Thomson in 1876 in England. Computing was further developed by Japanese into digital. Now these 3 revolutions have changed the industrial landscape. Those who have pioneered these revolutions have the keys of the modern world in their hands. ये फ़ायदा है जो नॉलेज को डेवलप करने का है, और ये पूरी की पूरी डेवलप हुई है इंग्लैंड में, अमेरिका में और जापान में और फार ईस्ट में, कह लीजिए आप. Our contribution is a big zero. Very sorry to say that. We really feel regret. Deeper insight reveals that Muslim contribution to the current civilization is at best minimal and at worst zero.
वी हैव बोरोड एवरी सिंगल प्रोडक्ट एंड आइडिया फ्रॉम द वेस्ट। हर चीज़ हमारे यहाँ बाहर से आई है। प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन नॉलेज टेक्नोलॉजी बाहर से आती है। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स रिफ्यूजीज आर मुस्लिम्स। दुनिया में आज जो रिफ्यूजीज हैं उसमें से 80% मुसलमान हैं। मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुल्क हैं, अल्जीरिया, लीबिया, आप उनका रकबा देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, लाखों माइल में फैले हुए हैं, लेकिन किश्तियों में डिंगीज़ में बैठकर इटाली और बुल्गारिया जाते हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब है, इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर है। ये क्यों है, इस पर सोचने की ज़रूरत है हमको। 6 मुस्लिम कंट्रीज़ लेबनान, इराक, Afghanistan, Syria, Libya, Yemen were completely devastated due to civil wars, collapse of internal systems, terrorism, foreign invasions. Pakistan is on the brink of economic collapse. Bangladesh is beggar's basket. Plight of Indian Muslims is very well known. Afghanistan, Sudan, Somalia, Chad, Yemen, Iraq are on the bottom of the Human Development Index. While the Muslim world imports every modern product and idea from the West, every educated Muslim wants to migrate to the West. अंदाज़ा कीजिए कि आज हम अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान भेजकर खुश होते हैं, फ़ख्र करते हैं और उनके तमाम प्रोडक्ट्स को मंगाकर भी खुश होते हैं और समझते हैं कि हम बड़े मुतमव्वल हो गए, है ना। While the Muslim world imports every modern product and idea from the West, every educated Muslim wants to migrate to the West. All of us agree that we have inherited a great religion, but all of us are fascinated with the West and would like to quit our own homelands at the first opportunity. है या नहीं है? बातें कड़वी हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। I also feel very deep regret. But this is the situation of Muslims. That is why when Zubair bhai approached me, I said that we need to challenge the status quo. आज हमारी ये हालत, इसको हमको चैलेंज करना है। हम उस वक्त तक चैलेंज नहीं कर पाएंगे जब तक हम आज की सिचुएशन को समझेंगे नहीं। Where do we stand today? आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? Of the 200 best universities around the world, only 2 are from the Muslim countries, both in Turkey. Of all the new books written and produced in the world, only 2% come from the Arab world. And these are mainly about religion and literature, not about science, technology, agriculture, and humanities. Arabs, despite their vast wealth, are the most useless lot. Very sorry to say that. Arabs are the most useless lot today. They build tallest buildings, largest clock tower. आपने देखा होगा ना, मक्का के ऊपर बिन दाऊद के ऊपर खड़ा हुआ है बड़ा टॉलेस्ट टावर, लार्जेस्ट क्लॉक टावर, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है ना। पाम शेड जुमेरा आइलैंड दुबई का, जहाँ पे शाहरुख खान भी अपना फ्लैट रखते हैं और इंडिया के बड़े बड़े लोग अपना फ्लैट खरीदते हैं। बट have not developed a single item that could be sold over and across the world or a single idea that could find acceptance anywhere. कोई एक अरब प्रोडक्ट का नाम मुझे बता दीजिए आप, जो अरब ब्रांड हो, जो आप ख़रीदते हो सिवाय कीमिया डेट के। है कोई? खजूर के अलावा और कुछ ख़रीदते हैं मुसलमान जो अरब ममालिक से आता हो? Nothing. Millions of Muslims would gather for Umrah in the coming Ramzan in the 2 holy cities. आज मैं जब बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर आया तो कम से कम सऊदी एयरलाइंस के 12 काउंटर खुले हुए थे वहाँ पर और लोग उम्रे के लिए जा रहे थे। हज़ारों मुसलमान उनको अलविदा कहने के लिए आए थे। और अभी रमज़ान आ रहा है तो और भी भीड़ बढ़ जाएगी वहाँ पर, और 27वीं की रात को 1 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर उम्रा करेंगे। इट इज़ मियरली रिलीजियस टूरिज़्म। ये क्या है? रिलीजियस टूरिज़्म है, मजहबी सयाहत है और प्योर एंटरटेनमेंट। आदमी ये समझता है कि मैं 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ और ये अल्लाह की इबादत पर है, लेकिन वो डीलक्स
सफरी सहूलियात में सफ़र करता है, हवाई जहाज़ और 5 स्टार के किराए अपने ऊपर खर्च करता है और समझता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ। Ask them to spare these resources for settlement of Syrian refugees, rebuilding quake-affected Turkey and Syria, developing good universities, improving of the slums in the neighborhood. There would be no response. आप उनसे कहिए कि यही पैसे आप स्लम को डेवलप करने में, बच्चों की पढ़ाई में लगा दीजिए, आपको ये पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, ये तरजीहात हैं। स्टेटस को हैज़ टू बी चैलेंज्ड। आज जो हालात हैं उसको चैलेंज करना पड़ेगा हमको। विथ दिस बैकड्रॉप शुड वी कंसिडर आवर सेल्स पीपल हु कैन टेक प्राइड इन आवर सेल्स। क्या हम फ़ख्र कर सकते हैं? सर्टेनली नॉट। वी आर रिसोर्सलेस, अनक्रिएटिव, मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड लॉट। Even the rich ones among us are dependent on others for most of their necessities. We take a lot of pride in our faith, but are far from the ideal that it promises to turn us. डॉक्टर असलम परवेज़ साहब अभी बता रहे थे कि किस तरीके से हम कुरान को पढ़ते हैं और उस पर किस तरीके से अमल करते हैं, और ये कितना बेरूह है कुरान का पढ़ना। It has ceased to transform us. We need to think and ponder as to where we have gone wrong. इस पर सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। What would restore our glory? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी शान को बहाल कर सकेगी, पुरानी शान को? What would lead us to an empowered life? इस पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं क्या? How to empower ourselves? कैसे empower कर सकते हैं? We need to look around and probe what empowers people and nations. If we are able to correctly analyze, we would realize that knowledge is the most empowering tool in the current world. दुनिया में सबसे empower करने वाली चीज़, बड़ा हथियार knowledge है। The empowered nations grab it, absorb it, capture it, use it, develop it, contribute to it. The secret of the West's superiority lies in its love for knowledge. For the last 400 to 500 years, it deeply invested in knowledge and is enjoying its fruits. No wonder then why the entire corpus of current knowledge bears deep imprint of the West. आज नॉलेज कहाँ से आ रही है हमको? हमारी मेडिकल की किताबें, आप तो काफ़ी डॉक्टर्स और टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, बताइए कि आपकी नॉलेज कहाँ से आ रही है? वही जो अंग्रेज़ और अमेरिकन डॉक्टरों ने लिखी होगी, मेडिकल साइंटिस्ट ने लिखी होगी, वही पढ़ रहे हैं हम, है या नहीं? तो नॉलेज दुनिया में सबसे एम्पावरिंग टूल है। इसको हमको ग्रैब करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाउ द वेस्ट चैलेंज द स्टेटस को? गटनबर्ग डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन 1454। जर्मनी में 1454 में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो गया। Books became commonly available because of it. For nearly 100 years, the church restrained Bible to be printed. 100 साल तक चर्च ने मुखालिफत की कि हम बाइबल को प्रिंट नहीं होने देंगे, क्योंकि बाइबल अगर हाथों में चली जाए इंसानों के तो लोग खुद ही पढ़ेंगे और समझ लेंगे कि अल्लाह के हुक्म क्या है और मज़हब का हुक्म क्या है ना। But when it came to be published and common man had access to it, the Vatican's hold on the masses weakened. वैटिकन का होल्ड जो है वो मासेस पर वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, जब बाइबल लोगों के हाथों, प्रिंटेड बाइबल लोगों के हाथों में पहुंचने लगी। और देख लें कि ये चर्च के बिशप्स और पादरी हमको किस तरीके से गुमराह कर रहे थे, है ना। People began to read and interpret the Bible and its holy verses. Martin Luther rose in Germany and challenged the church for its restrictive interpretation of the verses. People rose in protest against the Catholic Church. They were called Protestants. Now everyone can read, write, print, publish, challenge and oppose the way the Bible was being interpreted by the established clergy. ये फ़र्क आया गटनबर्ग की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से दुनिया में, वहाँ से यूरोप की उठान शुरू हुई। एल्विन टॉफलर 1928 to 2016, अभी 6 साल पहले इंतकाल हुआ है इनका, 7 साल पहले, अमेरिकन ऑथर एंड फ्यूचरिस्ट, सेज देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ पावर: नॉलेज, मनी एंड आर्म्ड माइट। एल्विन टॉफलर को आप ज़रूर पढ़िए, मैंने उसकी 5 किताबें पढ़ी हैं, फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव, पावर शिफ्ट, रिवॉल्यूशनरी वेल्थ,
क्लाइमेट, वॉर एंड एंटी वॉर, कोई 12-15 किताबें लिखी हैं, ज़रूर पढ़िए आप लोग। फ्यूचर का हाल बताता है वो, ट्रैजेक्टरी क्या होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी दुनिया। तो वो कहता है कि दुनिया में सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली नॉलेज, दूसरी पैसा, तीसरी चीज़ है आर्म्ड माइट, मुसल्लह क़ुव्वत, हथियार की क़ुव्वत। बट ही फर्दर सेज नॉलेज इज सुपर पावर, मनी इज मीडियम क्वालिटी पावर एंड आर्म्ड माइट इज लो क्वालिटी पावर। वाई इज नॉलेज सुपर पावर? नॉलेज सुपर पावर क्यों है? बिकॉज इट इंक्रीजेज बाई शेयरिंग। ए सिंगल टीचर ट्रांसफर्स नॉलेज टू 40 किड्स in a classroom. A book is read by thousands of people. A TV or YouTube program is watched by millions. Knowledge is like a burning candle. अगर आप सबके हाथों में एक कैंडल दे दी जाओ, मेरे पास एक बर्निंग कैंडल हो और मैं सबके पास जाऊं और कैंडल आपकी जला दूं, तमाम बैंड मोमबत्तियां जलने लगेंगी, मगर मेरी मोमबत्ती की लाइट कम होगी क्या? नहीं होगी। सो नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल एल्विन टॉफलर गिव्स. You know, knowledge is like a burning candle which can light up hundreds of non-burning candles without losing its own light and brightness. A simple example, 2 people with one idea each sit in a room, exchange their ideas, A giving his idea to B and B giving his idea to A. When they walk out of the room, both go out with 2 ideas. अगर मेरे पास 20 रुपये हों और असलम परवेज साहब के पास कोई पैसा ना हो और मैं उनको 10 रुपये दे दूं, हम दोनों इस कमरे से बाहर जाएंगे तो हमारे पास कितने पैसे होंगे? 20 रुपये ही होंगे, 10-10 रुपये। शेयरिंग करने से मनी बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 2 आइडियाज़, उनके पास एक आइडिया, मेरे पास एक आइडिया, और दोनों हम बैठ के एक जगह एक्सचेंज करते हैं, तो व्हेन ही वॉक्स आउट, ही विल बी वॉकिंग आउट विथ 2 आइडियाज़, आई विल बी ऑल्सो वॉकिंग आउट विथ 2 आइडियाज़. दिस इज द पावर और मिरेकल ऑफ नॉलेज. But if the same people sit in the room with A having rupees 20 in his pocket and B nothing in his, if A gives rupees 10 to B, they will have same rupees 20 in their pockets, nothing more, nothing less. Money does not increase by sharing. He says knowledge must be invested for change. If people do not want to change, they will fall behind and will become underdogs. अगर लोग change नहीं करेंगे तो underdogs बन जाएंगे, पसमानदा हो जाएंगे, है ना, और पस्थाल हो जाएंगे. दे विल बी रेंडर्ड वीक, विल बी टारगेटेड. ही फर्दर सेज दोज हु हैव मनी मस्ट हैव नॉलेज. दोज हु हैव मनी दे मस्ट हैव नॉलेज. नो, अदरवाइज द मनी विल नॉट स्टे विद देम. ही सेज इफ फूल्स हैव मनी द वाइज नीड नॉट वरी. अगर बेवकूफ़ लोगों के पास पैसा हो तो जो अक्लमंद लोग हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अल्टीमेटली द मनी विल कम टू देम. अरबों का हाल देखा आपने 40 साल 50 साल में. दे वर स्टूपिड पीपल, दे हैड लॉट ऑफ मनी, दे वर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, ब्रिज एंड क्लॉक टावर. आज उनके पूरे पैसे रखे हुए हैं अमेरिका में, वो उनको रस्टेड आर्म्स बेचता है ना. He says, if fools have money, the wise need not worry. It will come to them anyway. Apply this to oil-rich Arabs. Their money goes into buying rusted arms from the West and investing them in casinos, entertainment, resorts, tourism, hotels, et al. No? Change one must. दुनिया में हमको change होना है, वरना हम backward हो जाएंगे. Alvin Toffler says, one must adapt himself to changing times, otherwise he will turn it into a stone. He gives an analogy. Currency is the store of value. Currency के बारे में एक बड़ी अच्छी मिसाल उसने दी है कि इसके 7 स्टेजेस रहे हैं दुनिया में, है ना. पहले बार्टर, फर्स्ट इट वाज बार्टर सिस्टम, मे बी 1 kg ऑफ wheat अगेंस्ट 2 kg ऑफ मिलेट्स, है या नहीं. सेकेंड, स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड अगेंस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स. थर्ड, गोल्ड टर्न इनटू गिनीज, अशरफियों में तब्दील कर दिया गया, दीनार और दिरहम बन गए. फोर्थ, मेटल कॉइन्स और पेपर करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक रिप्लेसिंग द गोल्ड और सिल्वर. फिफ्थ, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स रिप्लेसिंग द करेंसी. सिक्स्थ, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट, डेबिट और ATM कार्ड्स. Seventh, digital money becoming the standard medium of exchange and beeps and blips and flashes being the norms to ascertain that transaction has been
ये आज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम लोग? ये 7 स्टेजेस में करेंसी ट्रैवल करिए दुनिया में. Now suppose you are traveling in a train, you notice a person carrying wats of currency note in his briefcase. What do you think of him? He may be a smuggler, terrorist, counterfeiter, black marketer or some such character. He will be a suspect. जो लोग दुनिया में चेंज नहीं होते उनके बारे में मिसाल दी गई है. एल्विन टॉफलर ने कहा है कि दे विल बी सस्पेक्ट. हम चेंज नहीं होते इसीलिए हम सस्पेक्ट भी होते जा रहे हैं दुनिया में. और दहशतगर्दी का बड़ा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहा है. और लोग ये कहते हैं कि इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट है ओल्ड रहने में, है ना. जैसे ब्लैक मार्केटियर और काउंटरफिटर जो है वो कैश लेके चलते हैं, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांजैक्ट नहीं करते. People who do not want to change become suspect. People who do not want to change have a vested interest in the old system. Now look at ourselves. We still believe in rote learning, memorization of the lessons. असलम परवेज साहब ने कुरान के बारे में बताया बहुत तफसील से कि किस तरीके से हम कुरान को ट्रीटमेंट करते हैं. Are not there thousands of हाफिज़ of the Quran? आज हज़ारों की तादाद में हाफिज़ निकल रहे हैं कुरान से. The Quran says, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान. Why don't you ponder over the Quran? है ना. अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर खुफल चढ़े हुए हैं. It does not say अफ़ला युहाफ़िज़ून अल-कुरान. वो ये नहीं कहता कि तुम कुरान हिफ्ज़ क्यों नहीं करते. कुरान में कहीं कही गई ये बात नहीं कही गई. ये कहा कि अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते. Look at what happens in our madrasas. There are thousands of hafiz being turned out, but few who can explain it in today's context. It is 400 years since the madrasa syllabus was formulated. There is resistance against change. मुज़ाहमत होती है आज, है ना. अगर हम मदरसे में चेंज की बात करें, the madrasa graduates come out with no knowledge of mathematics, sociology, political science, health, medicine, pharmaceuticals, engineering, Constitution of India, without expression in any of the languages spoken and used in today's society. And they lecture us every Friday. हम उनके सामने कैप्टिव ऑडियंस बन के आधा घंटा बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, है या नहीं. ये है हमारी लीडरशिप. फिर चेंज कहाँ से आएगा. थोड़ा पानी लेना. Some further examples of status quo. जी बहुत शुक्रिया. कुछ और मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ. Look how we miss the moon sighting. We still believe in physical moon sighting. Now moon rise and moon set timings are known beforehand. आप चाहें तो 1000 साल का कैलेंडर बना ले सकते हैं आज, है ना. In fact, calendar of 1000 years can be formulated today itself. If the moon sets 35 minutes after the sunset, it can be the herald of the new lunar month. But we still apply the old laws. We are made to believe that zakat money cannot be spent on modern education, hostels, on needy non-Muslims, on shelters for helpless women, on setting up labs and universities and libraries, free kitchens, langars. A millionaire came to Israeli Prime Minister Golda Meir in 1960s. मेरी और असलम परवेज साहब की उम्र के जो लोग हैं गोल्डा मीर को जानते होंगे, जब पूरा का पूरा पैलेस्टीन खा गया इजराइल, है ना. और अरब इसराइल वार हुई थी 1967 में. गोल्डा मीर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होती थी. उसके पास एक बड़ा यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा कि मैं $1 मिलियन देना चाहता हूँ, आप एक सिनेगॉग बना दीजिए ऐसा जिसके दामन आसमां से उसका कलश मिला दें जो आसमान तक उठ जाए. गोल्डा मीर ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको पैसे दो मुझे, मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगी. और बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में उसने इन्वेस्ट कर दिया उसको. और बेन गुरियन असलम परवेज साहब ज़्यादा जानते होंगे कि उसने कितने नोबल लॉरिएट्स पैदा किए हैं, है ना. He said he would build a towering synagogue in Tel Aviv. Golda Meir said, give us that money, we will build a world-class university. Ben Gurion University was set up with that money and it has produced dozens of Nobel laureates. We still believe the women should not travel alone, although the mode of travel has changed, is safe, traveler can be contacted anywhere
and in emergencies, help is at hand. As for the unpredictable hazards of journey, the men are equally vulnerable to what women suffer. We refuse to set a minimum age of marriage, है ना. आज भी हम कहते हैं कि नहीं, लड़की की शादी कभी भी हो सकती है, जैसे ही बालिग हो जाए, है ना. आज भी हम 18 पर तैयार होने के लिए तैयार नहीं हैं. Some more examples. We sat on talaq reform for 5 decades. Today we protest when the current government has introduced a new law. We think the Muslim personal law is divine, though it was sequel to the Shariat Application Act of 1937. We protest the Khilafat abolition in Turkey, although it had become decadent. Only after deposition of Khilafat, Turkey became a modern, powerful nation. Otherwise, it would have been like Arabs. We launched the Khilafat movement in India without knowing why the Turks were rejecting it. Haya nahi? Many of us supported the partition of the country on the call of Muslim League and created that unfortunate nation on our west, which broke up on the question of language. 1971 में उस मुल्क की तक़सीम हो गई. Today the 55 crore of Muslims of the subcontinent are divided in 3 nations, much weaker than what they would have been. हमने होश खो दिया था उस ज़माने में, है ना. Hyderabad resisted the accession to India till 1948. Although there was no justification to do so, it led to police action and loss of 2 lakhs of lives. All these demoralized Muslims in India. Should a people who ruled the country for 660 years divide in land when it came to sharing power under a democracy? We need to ask ourselves. आज हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को चीर कर अपने दिमाग को पीछे की तरफ ले जाकर सोचें कि हमने क्या किया. अल्फाज तल्ख हैं, हक़ाइक़ तल्ख हैं, वेरी ग्रिम रियलिटीज़, बट वी नीड टू थिंक. इफ़ वी डोंट, we cannot proceed further. By now, it must be clear that communities that have more knowledgeable and resourceful people are more empowered and earn dignity by contributing to the civilization. Communities who are merely numbers are weightless and do not enjoy dignity. They are like foam on the surface of ocean waves. हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें आपने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि तुम पर मुसीबतें और आफतें और अज़ियतें बरसेंगी. तो सहाबा ने पूछा कि क्या हम बहुत कम होंगे उस वक्त नंबर में? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम समंदर के झाग के जैसे होगे. यू विल बी गुसामर ऑन द वेव्स ऑफ द ओशन. झाग जैसा आता है वैसा, लेकिन तुम उतने ही वेटलेस हो गए. ये आज हमारी हालत हो चुकी है. No one exemplifies this more than Muslims today. They are vast in numbers but are most weightless. They are viewed as the people who have been left behind in the race of development, live under dictators, kings, amirs, in totalitarian states. Their GDP is low. Till a few years ago, the entire GDP of the Muslim world was half of that of the France. 57 मुस्लिम कंट्री का ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो था वो फ्रांस का आधा था आज से चंद साल पहले तक. एवन अरब्स हु आर फिल्दी रिच डिपेंड ऑन एक्सट्रैक्टिव वेल्थ. उनके पास ज़मीन से वेल्थ उबलती है लेकिन बनाते कुछ भी नहीं है. वो अपने हाथों से कुछ नहीं बना सकते हैं, है ना. विच कम्स फ्रॉम द अर्थ, नॉट प्रोड्यूस बाय देयर हैंड्स एंड मशीन्स. कैन यू टेल वन ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड? Are there MNCs from the Muslim world who can employ people, manufacture world-class products? Would you like your son or daughter to go to universities in Saudi Arabia, Isfahan, Dhaka or Jakarta? Is there any organization like Red Cross, HelpAge, CRY in the Muslim world which renders help worldwide? How do we challenge the status quo? We need to look at others, especially those who have risen from the subordination. हमको दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा जो कौमें धूल से उठी हैं. जर्मनी और जापान की इसीलिए मैंने आपसे मिसाल दी थी कि 45 साल में वो कहाँ खड़ी हुई हैं आज, और they had been pounded to dust. कैसे उठी? We need to shed oversimplification of issues. One of them is follow your religion, everything will be all right. लोग ये कहते हैं कि आपके रिलीजन फॉलो कर लो, एवरीथिंग विल बी, सब हंकी डोरी हो जाएगा एकदम, है ना.
Second thing that we might need to give up is if we convert the entire world to Islam, all issues will be solved. These are sentimental slogans. ये जज्बाती नारे हैं. The current world is not what it used to be 1400 years ago. आज वो हालात नहीं 14 साल पहले थे. It is divided in nation states. It has several languages, each of which is dear to the people who speak them. Most of them are much more developed than ours. We live in plural societies. We live in an interconnected world. We cannot ignore concepts like gender justice, freedom of expression, democracy, secularism, equal respect for all, etc., etc. People do not look at Islam in the scripture and text, but look at us to know more about it, and we are a pale shadow of Islam. आज किसी को इस्लाम के बारे में जानना है तो वो किताबें पढ़ के नहीं जानता, वो हमको देखता है या नहीं. किताबें पढ़ने के लिए तो आप इंटरनेट से किसी वक्त भी कुरान और उसके जितने तराजम हैं, जितने तफसीर हैं, सब एक्सेस कर सकते हैं, है या नहीं. तो आज किसी के घर में अगर प्रिंटेड कुरान ना भी हो तो कुरान मौजूद है इंटरनेट में, लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं करते. वो हमारी हालत को देखते हैं कि मुसलमान जो इस्लाम के बारे में इतने फ़ख्र से बात करते हैं, इनकी ज़िंदगियों में क्यों तब्दीली नहीं आ रही है कुरान पढ़ने से, है ना. We need to shun romanticizing the past and stop thinking that all that was said and done 1400 years ago is still applicable, is original, pure, unchangeable, holy, है ना. इस पर गौर करने की ज़रूरत होगी हमको. Past is gone, माजी जा चुका है. Its solutions will not work in 21st century. We need to critically examine the past and evolve new solutions. आज हमको नए हल तलाश करने पड़ेंगे. We need to stop believing in myths, falsehoods and rumors like Neil Armstrong, Sunita Williams became Muslims, or water around Haji Ali turned sweet at a point of time, or tsunami in Indonesia did not destroy mosques. We need to shed the belief that Kalonji would treat all the illnesses. आज इन चीज़ों पर हम बिलीव करते हैं नहीं करते हैं. 1987 में लोगों ने बड़ा हंगामा उठाया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ गए हुए थे, उन्होंने अजान सुनी और वो मुसलमान हो गए. तो मैंने एक साहब को चैलेंज किया. वो साहब जो है साउथ अफ्रीका से चिल्ला करके आए थे. उन्होंने कहा कि मैं उनसे हाथ मिला के आ रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत नहीं चाहती है कि वो बताए लोगों को कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मुसलमान. मैंने कहा कि आई विल चैलेंज यू. Why should the American government be interested in hiding his Islam? So मैंने चेन्नई के कॉन्सुलेट को लेटर लिखा कि आप मुझे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एड्रेस भेजिए. I would like to verify whether he has become a Muslim. So उन्होंने एड्रेस भेजा. He was living in a city called Lebanon in Ohio state. अमेरिका के बहुत सारे सिटीज़ का नाम जो है वेस्ट एशिया के सिटीज़ के नाम पर है. तो मैंने उससे लेटर लिखा कि हैव यू heard azan over the moon and there are rumors that you have become a Muslim. तो उसने मुझे जवाब दिया, अपने लेटर हेड पर जवाब दिया, आज ही मौजूद है मेरे पास. 1987 की बात कह रहा हूँ मैं आपको. उसने कहा कि आई हैव नॉट बिकम ए मुस्लिम, आई हैव नॉट embraced इस्लाम, एंड आई हैव नॉट heard azan over the moon. There is no air on the moon, so the sound cannot travel. Okay, and if this incompetent piece of journalism has hurt you in any way, I apologize. ये उसका जवाब था. बाद में अफवाह उड़ी, सुनीता विलियम ने वहाँ गई थी, उन्होंने 2 बहुत ब्राइट स्पॉट्स देखे, और उसके बाद उन्होंने मालूम किया कि ब्राइट स्पॉट्स के मालूम है कि मक्का और मदीना ब्राइट स्पॉट है. उसके बाद मुसलमान हो गई. सुनीता विलियम्स को तो मालूम होना चाहिए था कि सऊदी अरब कहाँ है और मक्का और मदीना में ज़्यादा लाइट जलते हैं क्योंकि वहाँ पे पिलग्रिम्स जमा होते हैं, है या नहीं. इस किस्म की बेकार चीज़ों में, खुराफात में न जाइए, समझ रहे हैं. और सुनामी आया 2004 में, तो लोगों ने कहा कि इंडोनेशिया में मस्जिदें खड़ी रही. कुछ मस्जिदें बच गईं इसलिए कि पब्लिक प्लेसेस ज़रा मजबूत बनाए जाते हैं और सुनामी और ज़लज़ले को सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. समझ. इस तरह टर्की में भी हुआ है अभी रिसेंटली. मस्जिदें नहीं गिरी, दूसरी बिल्डिंगें गिर गई, समझ रहे हैं. तो इन खुराफात में, तवहीमात में और र्यूमर्स में मत जाया कीजिए कि इससे इस्लाम का कोई गलगला दुनिया में बुलंद हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. वी नीड टू शेड द बिलीफ दैट कलौंजी वुड ट्रीट ऑल द इलनेसेस. आज भी ये कहा जाता है कलौंजी आप खा लीजिए और तमाम आपके मराइज से कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी उसमें,
समझ रहे हैं, जमजम के पानी में भी बहुत सारे फ़ज़ाइल होंगे, लेकिन हम दुनिया में साइंस को, नॉलेज को विषय नहीं कर सकते, है ना। We need to respect national and international laws and condemn the violations. Blasting of Bamiyan Buddha statue by Taliban was wrong. A preacher from Mumbai used to justify it through its TV channel. एक टीवी चैनल बॉम्बे से बहुत दिन चला, देखा होगा आप लोगों ने भी, समझ रहे हैं। उसमें कहा गया कि बामियान के बुद्धा को जो है तालिबान ने इसलिए मार के गिराया कि वो इसके तौहीद के ख़िलाफ़ था, समझ रहे हैं। लेकिन वो साहब जो हैं वो इश्यूज़ को नहीं समझते। मैंने उनको एक सवाल किया कि मान लीजिए कि VHP कहती है कि हम ताजमहल को गिरा देंगे, और ताजमहल इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ है क्योंकि वो ख़बर पर बना हुआ है। उस सवाल को उन्होंने नीचे दबा दिया, जवाब नहीं दिया। तो इश्यूज़ आज के क्या हैं, उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा हमको। ताजमहल को हम गिराना नहीं चाहते इसलिए कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इस्लाम, इज़ इट। सो आज का इशू ये है कि हम हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हालांकि ख़बरों पर हुजूर ने कहा कि इमारतें मत उठाया करो, है या नहीं, और वो टूरिज़्म का अर्नर है, रेवेन्यू अर्नर है। तो आज की इश्यूज़ क्या हैं, उसको हमको आज की रोशनी में सॉल्व करना पड़ेगा। We should give up the thought that all the good things and concepts in the world were introduced by Islam and Muslims. For instance, democracy was conceived in Greece. Plato and Socrates developed the idea of justice and democracy, governance, democratic governance. It was around 375 BC. डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हम लोगों ने कोचिन की कॉन्फ्रेंस में भी एक साहब को कहते हुए सुना कि डेमोक्रेसी हमने ही दी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से आए हैं, हमने उसको खिलाफत में तब्दील किया और उसको बेहतर बनाया, और उसका एक 40 साल तक खिलाफत की शक्ल में हमने उसकी प्रैक्टिकल मॉडल देखा। तो इस तरीके से दुनिया में हर सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है और चीज़ों को डेवलप करती है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो ये कहना कि दुनिया में सारी अच्छाइयाँ हमारी वजह से हैं और दुनिया में तमाम खराबियाँ अमेरिका के वजह से हैं, ये गलत होगा, है ना। तो रिपब्लिक जो है, जो किताब प्लेटो की है, वो 375 BC में लिखी गई थी, आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं उसे। उसमें डेमोक्रेसी का और पूरी फ़िलासफ़ी बयान की। इस्लाम फर्दर एक्सपैंडेड द आइडिया बाय खिलाफत। इट वाज फर्दर डीपेंड बाय द वेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 300 years. स्टडी ऑफ द करंट वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टास्क। आज हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि हम दुनिया की नॉलेज हासिल करें, दुनिया को पढ़ें, देखें, घूमें फिरें, मुशाहिदा करें, है ना। द वेस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज एंड contemporary values. There should be study circles that would study the contents of the book written and published in the last 50 years. It is difficult for one single person to do that. One person would present a gist of a book and a group should discuss it in meetings held once in a week. Knowledge should be grabbed regardless of its source. Parents should inculcate the habit of reading among children and household women. They should be taken to visit bookshops, book fairs, book reading sessions, and every household should put aside a budget for purchasing of books. अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, आप कितनी ज़बानें जानते हैं, आप बुक फेयर्स कितने बार गए, आपके घरेलू बजट में बुक्स ख़रीदने के लिए कौन सा बजट, कितना हिस्सा निकाला जाता है ना। The youth should be mentored. Mohalla mosques should be used to impart social etiquettes, religious teachings, morals and manners, laws and rules, norms and ethos, proprieties and niceties to be observed in a society. They need counseling for careers, courses, colleges, books to be read, marriage, entrepreneurship, business. Study the model by Bohra Muslims. Read the book Mullah on the Mainframe by Jonah Blank from Chicago University Press. पता नहीं आप लोगों ने बोहरा मुस्लिम्स को स्टडी किया है नहीं, मैंने काफ़ी स्टडी किया है उनकी। ये सिर्फ 12 लाख की कम्युनिटी है। मैं उनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन में नहीं जाऊंगा, आपको इख्तलाफ होगा, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के एतक़ादात हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ ए वेल नीट कम्युनिटी। आउट ऑफ द 12 लाख पीपल, 9 lakh live in India, 2 lakh in Pakistan, 1 lakh are spread all over the world.
जामियातुस सैफिया देखिए आपने, कितने लोगों ने देखी यहाँ पर? आप ज़रूर जाइए, सूरत में जाके देखिए जामियातुस सैफिया, क्या ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल है। उनकी लाइब्रेरी में दाखिल होंगे तो वहाँ पे सलमान रश्दी और अरुंधति की किताबें लेटेस्ट अराइवल्स में रखी होंगी, वो किताबें पढ़ते हैं। उनका एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का, जो आमिल कहते हैं ना उनको, आमिल के लिए उनका टेस्ट चल रहा था, और उनका जो लेक्चरर था वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, और इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था। मैंने पर्चे उठा के देखे, एग्ज़ाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, लिखा था टेनिसन की पोएम्स पर क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। ये उनके आलिम का मेयार है। उनकी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, चर्च गेट, चारनी रोड क्रॉस के सामने है। ज़रा जाके कभी देखिए, 300 बेड की हॉस्पिटल है। मुझे भी बुलाया था उन्होंने जब उसका इनागोरेशन हुआ था। 4 स्टेट्स के गवर्नर थे वहाँ पर, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए हुए थे, और सिर्फ 150 लोगों को उन्होंने वहाँ इनवाइट किया था। कितनी ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बनाई है उन्होंने। आज भी प्राइम मिनिस्टर उनके पास जाता है और कहता है कि आई हैव रिटर्न टू माई होम। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में हमारी राय बड़ी नेगेटिव है, वो उनके सामने जाता है और कहता है। ये उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ 12 लाख लोग हैं। दे आर वेरी, टू लुक एट, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट देयर माइंड्स आर मॉडर्न। दे डू द वंडरफुल बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयर बिजनेसेस, देयर एंटरप्रेन्योरशिप is unparalleled among Muslims. There are things to be learned by all communities. There are certain such communities even in South India like Raudars, Marakkiyars, Labbais, who do modern businesses. They're always in lungi and cap and have a beard. But their businesses will be in Malaysia and Indonesia and Vietnam and Hong Kong. तो हमको चाहिए कि हम दुनिया में इन कम्युनिटीज़ का मुताला करें। जूस की कम्युनिटी को देख लीजिए, दुनिया में कितने जूस हैं? 1,50,00,000, 1.5 करोड़ जूस हैं दुनिया में, जिसमें से 60 लाख इज़राइल में रहते हैं, तकरीबन इतने ही अमेरिका में रहते हैं, और बाकी फैले हुए दुनिया में 14 लाख जो है वो रशिया में रहते हैं, 7 लाख ब्रिटेन में रहते हैं। कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी। वाशिंगटन पोस्ट और NBC और फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स वो चलाते हैं। क्यों? आज से 150 साल पहले उनकी हालत ये थी कि उनको सस्पेक्ट तस्वुर किया जाता था अमेरिका में। जब वो यूरोप से आ रहे थे अमेरिका, तो उस वक्त उनको लोग शुबे की नज़र से, जैसे आज इस्लामोफोबिया, उस ज़माने में जूविश फोबिया था। एंड आर्थर हर्ट्ज़बर्ग, जिसने हिस्ट्री ऑफ जूज इन अमेरिका लिखी है, वो लिखता है कि देयर वाज ए वुमन इन शिकागो, शी ट्रैवल्ड ऑन ए हॉर्स कैरेज टू न्यूयॉर्क हार्बर to go and see and wave the hand on the heads of the Jews to find out if they have horns. उनके सरों पर सिंग होते हैं कि देखने के लिए एक औरत जो है शिकागो से न्यूयॉर्क ट्रैवल करके, ये जूविश फोबिया था उस ज़माने में। नाउ दे आर कॉलिंग द शॉट्स, 3% पीपल। ये पावर है उनकी नॉलेज का, ये पावर है उनकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का, ये पावर है उनकी मीडिया का। हम कहाँ खड़े हुए हैं? दुनिया में 1700 मिलियन है हम, तो वो सिर्फ 1.5 करोड़ हैं, वो हम 170 करोड़ हैं। क्या मुकाबला है हमारा? एक छोटा सा मुल्क वेस्ट एशिया के हार्ट में तमाम अरबों को नचा रहा है। ये उनकी डिप्लोमेसी है, ये उनकी नॉलेज है, ये उनकी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पावर है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमको दुनिया की बारे में नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको मौका हो, मुल्लाज ऑन द मेन फ्रेम बाय जोना ब्लैंक फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस। ये बोहरों पर लिखी गई है, 500 पेज की किताब है। Rituals, values and women's position. We need to differentiate between rituals prescribed by the religion and moral values that are common to all the religions. We confuse between the two. Values are same or similar for the entire humanity, while rituals are specific to particular religion.
नमाज, कुर्बानी, बियर्ड, रोज़ा, हज, अकीक़ा, निकाह, सुन्नत आर सिम्बल्स एंड रिचुअल्स। हर मज़हब के मजहबी रसूम होते हैं। दाढ़ी है, फ्लोइंग ड्रेस है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये तमाम चीज़ें इस्लाम की रसूमात हैं, इबादत हैं। लेकिन जो इस्लाम के ख़दरे हैं वो वही हैं जो तमाम रिलीजन्स में हैं, और वो क्या हैं? ट्रुथफुलनेस, सदाक़त, जस्टिस, इंसाफ, इक्विटी, बराबरी, इक्वालिटी, मुसावात, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, वो भी ईमानदारी कह लीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, कीपिंग द प्रॉमिस, अहद की पाबंदी, ट्रस्टवर्दिनेस, मोतबर होना आर द वैल्यूज़। मुस्लिम सोसाइटी इज़ हार्ड एंड फास्ट एंड रिचुअल्स। आज मुसलमान मजहबी रसूमात करने में तो काफ़ी आगे हैं। रमज़ान आएगा, तमाम मुसलमान रोज़ा रखेंगे, लेकिन मुसलमान से बिज़नेस करके देखिए आप, क्या वो डीलिंग में पाबंदी करता है? क्या वो अपना अहद की पाबंदी करता है? क्या वो फेयर है? क्या वो ट्रांसपेरेंट है? ये देखिए, है ना। वेस्टर्न सोसाइटी डज नॉट ऑब्जर्व द रिचुअल्स सो मेटिकुलसली बट शोज कॉम्प्लायंस विथ मॉरल एंड ह्यूमन वैल्यूज़। आप अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड जाकर देखिए, वहाँ लोग कितने पाबंद होते हैं वैल्यूज़ में। मज़हब की पाबंदी नहीं करते हो, उनके पास संडे के मास को नहीं जाते, उनके पास कोई क्रॉस यहाँ लटकता हुआ नहीं होता, समझ रहे हैं, वो जो पादरियों का लिबास फ़्रॉक होती है वो नहीं पहनते, लेकिन अहद की पाबंदी करते हैं, दूसरों को ज़ख्म नहीं पहुँचाते, है ना। तो ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ में और रिचुअल्स में फ़र्क करना ज़रूरी होगा। वी नीड टू फोकस ऑन विमेन। मुस्लिम विमेन आर बीइंग डिनाइड जस्टिस। We indulge in a lot of rhetoric on this issue and immediately refer to the name of Hazrat Khatija, Hazrat Aisha, Hazrat Fatima, Raziyallahu ta'ala anha. We say women were given the share of in inheritance, they received meher, they were given the rights to khula against talaq by men and so forth. We deny them the opportunity to get higher education, employment and travel. There are rules and norms that were good for the early ages. We deny them the entry into mosques. We insist that the witness of the two women is equal to a man. They should not travel alone. They cannot be khazis or judges. Some communities practice female genital mutilation. They cannot lead namaz. And several other such discriminations are held valid even today. These need critical examination and amendments. Islam means peace rhetoric. During the last 40 years, we have repeatedly used the word rhetoric. Islam means peace. Islam may mean peace, but peace is linked with justice, for which Islam lays down an elaborate network of ideas, rules, regulations, and principles. It is one reason why Muslim countries do not exhibit peace, progress, and prosperity. Muslim nations are ruled by dictators, army chiefs, emirs, emperors. People's aspirations have no representation in the scheme of governance. All kinds of atrocities, injustices, discriminations and biases are prevalent in Muslim nations. जिस जगह जस्टिस नहीं होगा वहाँ पीस नहीं हो सकता। तो हम पीस की तो बात बहुत करते हैं, जस्टिस की बात नहीं करते हैं। पीस इज़ प्रेडिकेटेड ऑन पीस, पीस इज़ प्रेडिकेटेड ऑन जस्टिस। पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में मजालिम बहुत ज़्यादा हैं, है ना। Hence, Islam means peace does not appeal to non-Muslims. It has only rhetorical value, which is widely disbelieved. They do not look at the contents of the Quran and Hadith, but they look at the Muslim men, women, societies and nations. है ना? They see civil wars, starvation, discouragement for creativity, Khashoggi being killed in an embassy of a nation that titles its king as the custodian of the holy haram. खशोगी को मार के उसकी लाश जो है सऊदी एम्बेसी में इस्तांबुल में जो है बहा दी गई, और उस कंट्री के किंग को हम कहते हैं खादिमुल हरमैन है वो, है ना। Of women being killed for not wearing hijab, the only elected head of the country dying in a prison, Egypt. मोर्सी को जो है कैद खाने में मारा गया, हालांकि वो वाहिद आदमी था जो इलेक्ट हुआ था, पॉपुलरली इलेक्टेड था इजिप्ट में। विमेन बीइंग बार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तालिबान से अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, है ना।
grave of a noble scientist being defiled Pakistan में, temples being destroyed Bangladesh में, FGM being practiced Sudan and Somalia में, और यहाँ भी कुछ communities में होता है, and people being denied basic freedoms all over. ये सिचुएशन है और हम कहते हैं कि इस्लाम मीन्स पीस, तो दुनिया वाले कैसे इस पर यकीन करेंगे? Sum and substance of this talk, the sum and substance of this talk is that we need to be introspective. हमको अपना मुहासिबा करना पड़ेगा, अपने अंदर का जायज़ा लेना पड़ेगा. Should have deep insight into the current world realities. आज की जो दुनिया में तल्ख़ हक़ाइक़ हैं and history, should not indulge in oversimplification of things and ideas. Develop a habit of deeper study and consistent struggle. Should be patient, should not expect quick results, should be compliant with the constitutions of the nations where they reside, should not confront the powers that be, should shift focus from rituals to values, practice equality within before asking equality from others, shun biases towards others, critically examine what has come through traditions and scriptures, initiate reforms, encourage creativity and innovation. Thank you very much for listening to me. Thank you.